हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियसली हमने 1 to 6 चैप्टर देख लिया था हिस्ट्री क्लास 6 की। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा राज्य से साम्राज्य यानी स्टेट से एम्पायर कैसे बनता है, एक एम्पायर कैसे बनता है, एक साम्राज्य कैसे बनता है, इसके विषय में हम देखेंगे। तो प्रीवियसली जिन्होंने क्लास 6 की 1 to 6 चैप्टर नहीं देखा है वो जाके वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं राज्य से साम्राज्य कैसे बनता है और राजाओं के बारे में देखते हैं कि भाई अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे तो उसकी स्थापना है उनके दादाजी ने किया था। और जो अशोक है उनके दादाजी कौन थे भाई? इनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने लगभग 2300 साल पहले ही क्या कर दिया था भाई? साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, साम्राज्य पे वो शासन करते थे। और अब कौन कर रहे हैं? अशोक। ओके, तो चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, ये इन्हीं का नाम है, चाहे तो आप चाणक्य कहें या तो कौटिल्य कहें। तो इन्होंने किसकी मदद की थी भाई? इन्होंने की थी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य के एक कई विचार हमें जो अर्थशास्त्र होता है उसमें मिलती है, ठीक है। इसकी किताबें में हमें देखने के लिए मिलता है। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख थे। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का कार्य करता था, यह मार्ग था उसका। और दूसरी तरफ हम देखें तो उज्जैन उत्तरी भाग से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, यानी यहाँ से आवागमन होता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी या तो शिल्पकार रहा करते होंगे ना, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई जो राज्य है वो साम्राज्य से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, यानी कि स्टेट, हाउ इज स्टेट डिफरेंट फ्रॉम अ एम्पायर। करेक्ट, यह एक तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। हम इसे देखते हैं पॉइंट वाइज। तो साम्राज्य जो है राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की भी जरूरत होती है। तो इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि उन्हें बड़ी संख्या में कई सारे कर इकट्ठा करने होते हैं ना, इसीलिए वो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है उन्हें। करेक्ट। अब हम देखेंगे साम्राज्य का शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है एम्पायर का, वो किस तरह से होता था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से वहाँ पे शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे उस पर सम्राट पर सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब ये होगा कि भाई कि इस इलाके के जो भी गाँव और शहरों के किसान हुए, पशुपालक हुए या शिल्पकार हुए, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अभी मैंने बताया आपको कि क्यों जो राजा है वो अधिकारियों की नियुक्ति करता ताकि वो टैक्स जो है वसूल सके इन सभी लोगों से। ठीक है, तो जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अब इस कर की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, वहाँ पे सेना भी बहुत बड़ी थी, तो उन्हें पैसों की भी जरूरत होती थी, है ना। तो इसीलिए वो टैक्स हर एक व्यक्ति से, जहाँ जो भी उनके साम्राज्य में लोग रहते थे, जो नगरों में लोग रहते थे, उन सभी से कर वसूली अधिकारियों के द्वारा कराता था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। ठीक, क्षेत्र जो एरिया होता है, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो इस पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया। कुछ हद तक इन्होंने पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल मीन्स गवर्नर बना दिया जाता था। ठीक है, और वहाँ उन्हें भेज दिया जाता था ताकि वो गवर्नर बन के जाए और वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी देख रेख करें, उसे संभाले। तो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में जो है भाई मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना। तो यहाँ से उन्हें भी संसाधन और कई सारे भेंट के रूप में इन्हें मिलते थे, कई सारी चीज़ें इकट्ठा ही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिमी जो कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये अलग अलग जो एरिया है वहाँ वहाँ जब शासन करते थे, वहाँ गवर्नर बनते थे, तो वहाँ जाकर के वो क्या करते थे भाई, उन्हें टैक्स भी मिल जाता था और उनके साम्राज्य के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता था, है ना। तो इसीलिए वो भी वहाँ पे जाके रूल करते थे, वहाँ जाके रहते थे। तो संभवतः यह भी हो सकता है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे भाई, तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ रहने वाले लोगों में भी काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि भाई वो मौर्य जो पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें भी ला के दे। अब हाथी से जो क्या करते थे भाई, जब वार होता था, जब युद्ध होता तो हाथी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता था ना। तो हाथी पे जाते थे भाई, बैठ के जाते थे, बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए भी उपयोग किया, तो इसलिए हाथी का उपयोग किया जाता था, लकड़ियों का उपयोग किया जाता, मधुमोम जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसका वह लाभ उठाते थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा भी, जैसे सेल्यूकस जो निकेटर का राजदूत था, वो भी थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अशोका यूनिक एम्परर, है ना। अशोका एक अनोखा सम्राट था। ठीक, अब वो किस तरह से एक अनोखा सम्राट बन जाता है भाई? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है ना। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपनी संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी।
अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं और अशोक के जो अभिलेख है वह सर्वप्रथम पढ़ने या श्री ब्रिटिश विद्वान जैसे कि जेम्स प्रिंसेस को आता है। तो इन्होंने जितनी भी शिलालेखों पे जो भी इन्होंने अपनी प्राकृतिक भाषा में जो ब्राह्मी लिपि है उसमें लिखा था, है ना, तो उस लिपि को सबसे पहले जो पढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान थे वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, तो इसका जितना भी हम बोले श्रेय होता है तो वो जाता है ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेस को यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो अशोक का कलिंगन युद्ध भी हुआ। अब कलिंगन वार क्या क्या था भाई? कलिंगन में एक तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम था और अशोक ने कलिंगन को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन उस युद्ध में होता है कि जनित हिंसा और खून खराबा देख के उन्होंने ये तय किया कि युद्ध से ही उन्हें क्या हो गई? तृष्णा हो गई, है ना, वो दूर भागने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा युद्ध था जिसमें अशोकों ने यह तय कर लिया भाई कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, तो वो हो जाएगा कलिंगन का युद्ध, जहाँ पर इन्होंने यह तय किया कि हम इसके बाद फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोका का धम्म आता है ना, अशोका धम्म क्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो अशोका के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि भाई जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी यह कर्तव्य था कि अपनी जो प्रजा है ना, अपनी प्रजा को वह निर्देश दे। वे युद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे इन सब चीज़ों के लिए, और अशोक ने यह महसूस किया, उन्हें यह फील हुआ भाई कि इन समस्याओं का निदान उनका ही कर्तव्य, जो उनकी प्रायोरिटी है, जो उनका कर्तव्य है ना, वो ये सारी चीज़ें। इसीलिए उन्होंने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्त की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त जो है अशोक ने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि भाई राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़ के सुनाया जाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया कि जो धम्म थे उनके विचारों को जो प्रसारित करना होता है, अपने विचारों को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे, यानी कि अपने यहाँ से जो भी चीज़ें थी है ना उसको ले करके, वो संदेश लेके वहाँ तक उनको भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो किस लिए भेजा था आप कमेंट में बताइएगा अभी। ठीक, उसके साथ साथ उन्होंने सड़कें भी बनवाई थी और कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे, यानी जहाँ पे हम आराम कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, तो इस तरह से जो अशोका है उन्हें एक सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का एक जो होता है एम्पायर होता है ना, तो उन्होंने खड़ा किया। ठीक है, सबसे पहले जो है अशोका के जो राज्य था, जो इनका साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? सबसे पहले इनके दादा ने की थी, जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उनके बेटे ने, और फिर अशोका ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मदद किसने की थी? तो वो है कौटिल्य ने, जो कि चाणक्य के भी नाम से जाने जाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।